दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह के लिए और यूं कहें कि मौजूदा दौर में एनडीए के लिए सबसे बड़ी परीक्षा 2025 में कौन सी है? स्वाभाविक है, आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप की भूमिका हो या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हो, सामरिक मोर्चे की परिस्थितियां हो, वो सारी चुनौतियां एक तरफ, लेकिन लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील करने वाली मानसिकता के लिए यदि उसी की परिभाषा के मुताबिक परिस्थितियों को देखा जाए तो सबसे बड़ी आज से चंद महीने बाद बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं दोस्तों। अब एक जो 4 दिन दोस्तों आज से चंद दिन बाद बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज से चंद दिन के अंदर ही बिहार के अंदर की डेट पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी कि आखिर कब बिहार के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि बिहार के अंदर बुरी तरह से उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। मोदी के मंसूबे पर क्या इस बार भी पूरी तरह से पानी फिर जाएगा? क्या चारों तरफ से बिहार के अंदर से सूपड़ा साफ हो जाएगा? जो एनालिसिस डाटा सामने निकल कर आया है उसने पूरी तरह से होश उड़ा कर रख दिए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिषेक कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह के लिए और यूं कहें कि मौजूदा दौर में एनडीए के लिए सबसे बड़ी परीक्षा 2025 में कौन सी है? स्वाभाविक है, आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप की भूमिका हो या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हो, सामरिक मोर्चे की परिस्थितियां हो, वो सारी चुनौतियां एक तरफ, लेकिन लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील करने वाली मानसिकता के लिए यदि उसी की परिभाषा के मुताबिक परिस्थितियों को देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती बिहार का चुनाव बनकर सामने आया है। 2025 में 2 ही चुनाव होते हैं और एक चुनाव दिल्ली का हो चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सत्ता की जगह अपनी सत्ता कायम की, अपनी सत्ता कायम की है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो हसरत रही है, जनसंघ के जमाने से हसरत रही है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कायम कर पाए, क्या इस बार यहां वो कामयाब हो पाएगी? दरअसल बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। वो न तो कमंडल की और चुनावी हिंदुत्व की राजनीति को बहुत प्रश्रय देने की स्थिति में है और न ही लाभार्थी चेतना की राजनीति को उस तरह से उसके भगवाकरण की परिस्थितियों की तरफ ले जाती है जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। तो आखिर बिहार जा किधर रहा है? ये सवाल बिहार से लेकर दिल्ली तक, लुटियंस दिल्ली के गलियारों तक कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के चुनाव में यदि पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो एनडीए या महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों को 37% वोट मिले थे। महज 12,000 वोटों का अंतर दोनों गठबंधन के बीच में था और ये 12,000 वोटों का अंतर 15 सीटों का अंतर पैदा कर गया। लेकिन क्या ये 12,000 वोटों का अंतर चिराग पासवान की पार्टी के चिराग मॉडल के द्वारा टारगेटेड तरीके से 5.5% वोट लाकर जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की वजह से नहीं आया था? तो वो साल दूसरा था, वो 2020 का साल था। तब नीतीश कुमार की परिस्थितियां अलग थी, तब नरेंद्र मोदी भी पूर्ण बहुमत की सत्ता दिल्ली में चला रहे थे, तब प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर बीच में नहीं आए थे और तब लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, किसी दल को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं था। लेकिन आज के हालात में आजाद भारत का सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस विपक्ष के रूप में मौजूद है, सबसे ताकतवर विपक्ष जिसे जनता ने 234 सीटें देकर संसद में भेजा है और वो विपक्ष तमाम तरह के अंतर्विरोधों के बावजूद, स्थानीय राजनीतिक परिदृश्यों के बावजूद दिल्ली में एकजुट बना हुआ है और दिल्ली की एकजुटता बिहार की परिस्थितियां भी नए सिरे से निर्मित कर रही है। तब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी होगी या नीतीश कुमार सत्ता में नहीं आएंगे? अब इस सवाल को कई स्तरों पर देखे जाने की जरूरत है कि आखिर बिहार के वोटर्स की परिस्थितियां क्या है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि ये पहला विधानसभा चुनाव बिहार का है जिसमें जाति जनगणना के बाद, कास्ट सर्वे के बाद बिहार का चुनाव हो रहा है। कास्ट सर्वे के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, बीजेपी की 1/3 सीटें गई तो एनडीए को 1/4 सीटें गंवानी पड़ी। अब उससे छोटा चुनाव हो रहा है, उससे छोटा चुनाव 40 लोकसभा सीटों पर जब 1/4 सीटों का डेंट लग सकता है एनडीए को, तो फिर 243 विधानसभा सीटों पर जहां लोकसभा की तुलना में 1/6 छोटी सीटें हैं, वहां पर कितना बड़ा डेंट लगेगा? इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं घबराती हुई नजर आ रही है।
सवाल यह है कि बिहार की जातीय राजनीति, बिहार की सामाजिक परिस्थिति, बिहार की एक सामुदायिक आर्थिक चेतना और इन सब के बीच पलायन के मुद्दे को स्थापित करने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर कैसे बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे, कितना बदल पाएंगे और किस तरह से बिहार के जनमत के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका होगी। आज बिहार का की वोटर लिस्ट आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी, जो एसआईआर के बाद आने वाली थी और उसके बाद अगले हफ्ते दिन के भीतर बिहार का चुनाव घोषित हो जाने की पूरी संभावना है। 22 नवंबर के पहले बिहार की नई विधानसभा आपके सामने होगी। पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज यानी लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न करा ली जाएगी। आज की परिस्थिति में क्या जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर रोकना संभव होगा? आज की परिस्थितियों में क्या भारतीय जनता पार्टी का 74 सीटों के साथ आना संभव होगा? और आज की परिस्थितियों में क्या कांग्रेस 19 सीटों पर ही रुक जाएगी या 19 सीटों पर ही रुक राष्ट्रीय जाएगी जनता दल 75 सीटों से आगे बढ़ पाएगा? ये तमाम सवाल है और इन सब के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी का स्पेस कितना बनेगा, इन्हीं सवालों से बिहार की सत्ता तय होनी है। एक बात मैं फिर बता दूं, जिन लोगों को यह भ्रम होगा कि प्रशांत किशोर की वजह से बिहार में खंडित जनादेश आएगा, बिहार में स्पष्ट जनादेश नहीं आएगा, क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी, मैं उस थ्योरी को मानने वालों में से नहीं हूं। बिहार में किसी एक गठबंधन के पक्ष में खुला बहुमत यानी 122 का आंकड़ा जो 243 सदस्यों की विधानसभा में बनता है, वो खुला बहुमत किसी एक गठबंधन के पक्ष में आने जा रहा है। कोई खंडित जनादेश की गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव को प्रभावित करने की भूमिका में है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की सेहत के बारे में जो खबरें हैं वो चुनाव को कितना प्रभावित कर रही हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व जो कास्ट सर्वे यानी जाति गणना के बाद से बिखरा हुआ है, वो किस तरह से बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की रिपेयरिंग उसके बाद हो सकती है। सवाल यह है कि जाति जनगणना के बाद तेजस्वी यादव ने अपने लिए MY समीकरण से आगे कितना स्पेस बनाया। इन सारे सवालों के बीच चर्चा कहां से शुरू करें? चर्चा भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करते हैं। लंबी हसरत है बीजेपी की बिहार में सत्ता बनाने की, अपना मुख्यमंत्री बनाने की। समय समय पर भावनाओं का प्रकटीकरण भी बीजेपी के लोग करते रहते हैं, लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो बिहार की पूरी लीडरशिप को, बीजेपी की पूरी लीडरशिप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चाहे वो डिप्टी सीएम और बीजेपी का चेहरा माने जा रहे हैं सम्राट चौधरी हो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, सब पर इतने संगीन आरोप प्रशांत किशोर ने लगा दिए, जिसके बाद बिहार की जनता के बीच में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ पाएगी, चारा घोटाले के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा पाएगी, ये अब संदेह के दायरे में है। पोलराइजेशन की कोशिशें भी बिहार में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होने वाली। तब भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? एक फोटो आपको मैं दिखाता हूं, जरा ये फोटो देखिए। ये आज की फोटो है। ये भोजपुरी गायक पवन सिंह है, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। दोनों एनडीए में है। पवन सिंह की एनडीए में यानी बीजेपी में वापसी हुई है। पवन सिंह की वजह से चुनाव हारे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब इन दोनों का एक साथ आज फोटो सेशन कराने की नौबत क्यों आई? और आज की दूसरी फोटो देखिए। ये फोटो है पवन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ। पवन सिंह को बिहार में राजपूतों का चेहरा बनाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है? दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए जनरल कैटेगरी का यानी अपर कास्ट का वोट और वैश्य वोट के उसकी सफलता के लिए उसका एकजुट रहना जरूरी है। राजीव प्रताप रूडी राणा सांगा यात्रा पर निकले हुए हैं। आरके सिंह अलग नाराज है। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूतों का मोमेंटम बनना शुरू हुआ और गुजरात से राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, बिहार में उस तरह से नहीं पहुंच पाया। अब जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन के बाद जो धारणा बनी है कि कथित गुजरात लॉबी राजपूत नेतृत्व को निपटाना चाहती है, तो क्या उसके लिए पवन सिंह ही मिले हैं? क्या राजपूत समाज पवन सिंह को नेता के तौर पर स्वीकार करेगा? उससे छोटा चुनाव हो रहा है। क्या फिल्मों में नाचने गाने वाले लोग राजपूत समाज के चेहरे हो सकते हैं? कई सारे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो कर पाएगी, इसमें संदेह दिखता है। लेकिन अपनी तरफ से बीजेपी की कोशिशें जारी है। बिहार से एक भी राजपूत केंद्रीय मंत्री नहीं है।
एक भी राजपूत को केंद्र में कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। घबराती हुई राजपूत नजर समाज आ रही भारतीय है। जनता पार्टी के साथ खड़ा हो पाएगा, ये सवाल है। और अगर राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी की जगह अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को वरीयता देना शुरू कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा तय है। जाति गणना ने एक चीज स्पष्ट कर दी है बिहार में, और वो यही है कि बिहार में अब अपर कास्ट का मुख्यमंत्री कम से कम मौजूदा परिस्थितियों में बना पाना मुश्किल है। तो उपेंद्र कुशवाहा से मेल मिलाप, उसके बाद अमित शाह से मेल मिलाप, और एक फिल्मी अभिनेता के सहारे एक प्रबुद्ध समाज को कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये वक्त बताएगा। और स्पेस एक्स के ठीक इसी सीईओ तरह से इलॉन दूसरे मस्क सवर्ण पर समाज की स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे। अब जरा इसके आगे देखने की कोशिश करें कि जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है। एक बात तो तय है कि जनता दल यूनाइटेड की जो दुर्दशा पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी, यानी चिराग मॉडल के बाद 19 जिस सीटों तरह पर ही से रुक जाएगी क्या? टारगेटेड तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को हराने के लिए जेडीयू वाली सीटों पर चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चुनाव लड़ा, उसके बाद से कहीं दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर बिहार के अंदर उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आ रही है। मोदी के मंसूबे पर किस तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का एक मंसूबा रहा है कि बिहार के अंदर उनका अपना भाजपा का मुख्यमंत्री वहां पर बने, वहां पर भाजपा का सीएम बने, ये उनका अपना मंसूबा है। लेकिन अब इस बार जो है चुनाव में उनका मंसूबा पूरा हो पाएगा या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।